नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा रेलवे के लिए बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये बायोलॉजी की जो सीरीज थी ये एक वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी, यानी कि इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा। 19 वीडियो में टोटल ये सीरीज खत्म हो रही है और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इस पर रिक्वेस्ट भी बहुत सारे आ रहे थे, ये स्टॉप हो गई थी। चूंकि मैंने रीजन भी बताया था कि जो पीडीएफ बन रही थी मैथ की उसमें बहुत टाइम लग गया, इसलिए मैं बर्डन नहीं देना चाहता था जो टाइपिस्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। ठीक है, फिजिक्स की भी होगी। अब एक वीडियो और बचा है, इसको भी मैं कल ही कंप्लीट कर दूंगा। तो 18 नंबर वीडियो आज का जो टॉपिक है पौधों के विभिन्न भाग और पौधे के वर्गीकरण। लगभग हम 100 क्वेश्चन आज इस सीरीज में करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ईयरफोन लगा के अच्छे से सुनिएगा। बायोलॉजी को देखो अभी आपका क्या चल रहा है, अभी एग्जाम आपको डेट भी पता चल गया, क्लियर हो गया लगभग। अब आपको रिवीजन करने का समय है। तो रिवीजन आप कैसे करोगे? एक तो आप वीडियो देख के रिवीजन कर सकते हो, लेकिन उससे बेहतर भी तरीका आपके लिए हो सकता है रिवीजन। जो पहले वीडियो देख चुके हो वो तो अच्छी बात है, उससे बेहतर तरीका हो सकता है आपके लिए पीडीएफ। यहाँ पे हमने मैथ के लिए कंप्लीट गेस्ट पेपर तैयार किया है। बहुत सारे लोगों को मैथ में प्रॉब्लम होती थी, तो 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर तैयार किया जिसमें आप 500 क्वेश्चन लगा के 70% स्कोर यहां पे गेन कर सकते हो। यानी कि आप ये भी कह सकते हो ये 500 क्वेश्चन लगा के फुल मैथ का आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा 70% प्रश्नों की गारंटी है। नंबर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम डिटो नहीं आने वाले, नंबर क्वेश्चन के चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न इसी में से आपके फंसने वाले हैं ज्यादातर। तो 500 क्वेश्चन है टोटल पीडीएफ में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गणित के गेस्ट पेपर की, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा दोनों में काम आएगा। साथ में ये करंट अफेयर्स है, अभी तो ये खैर अपडेट हो चुका है। और बात करें करंट अफेयर्स के पेज की तो 245 पेजों का ये पीडीएफ है। 221 पहले था, लेकिन अब 245 पेज का पीडीएफ है। 56 टॉपिक तो जैसे के तैसे हैं, लेकिन अक्टूबर 2019 से लेके यहाँ पे नवंबर 2020 तक के पूरा कंप्लीट पीडीएफ है करंट अफेयर्स का। बाकी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में हमारी स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, और आपको पता होगा कि आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हैंडल पे भी बहुत सारी चीजें आपको एजुकेशन से रिलेटेड डालते रहते हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में जो भी बच्चा अभी ऐड नहीं हुआ वो ऐड हो जाए जल्दी से। इसी में आपको सारे वीडियोज और सारे पीडीएफ के लिंक मिलती रहते हैं। तो स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, और यहाँ पे एक मैथ के गेस्ट पेपर की पीडीएफ है। सारी पीडीएफ के लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। मैंने बता दिया था टॉपिक का नाम है पौधों के विभिन्न भाग तथा पौधों का वर्गीकरण, और ये 18 नंबर वीडियो है। और इसके बाद एक वीडियो के बाद आपका ये सीरीज जो बायोलॉजी का है रुक्मणी का, ये खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका पहला, वृद्धि वलय से किसकी, वृद्धि वलय जो होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ रिंग, ये किसकी क्रिया से बनते हैं ये बताना आपको। मैं इसका कलर चेंज करता हूं, तब तक आप आंसर देने की कोशिश करें। तो वृद्धि वलय की बात की जाए या फिर ये किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि वलय को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रोथ रिंग। क्या बोलते हैं? ग्रोथ रिंग बोलते हैं, ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। तो ये किसकी क्रिया से बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये किसकी क्रिया से बनते हैं? ये कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कैम्बियम की क्रिया से वृद्धि वलय बनते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, दो चीजें दी हुई हैं, एक तो जाइलम दिया है, एक तो फ्लोएम दिया है। जाइलम से देखो क्या निकल के आ रहा है? ज निकल के आ रहा है, ल निकल के, यानी कि जल। जल प्लस खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण जो मिट्टी में होते हैं उनका ट्रांसफर करता है ऊपर पौधों के विभिन्न भागों में। ठीक है, तो ये होता है जाइलम। तो कह सकते हो जाइलम का काम क्या होता है? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। अगर जो हम फ्लोएम की बात करें तो ये तो जल और खनिज लवण को पौधों के ऊपर वाले भाग में पहुंचाता है, और पौधों के ऊपर वाले भाग में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, और इस क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं। और वो जो भोजन होता है वो जड़ों तक कैसे पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आगे बात करें, अनकेश फल वह है जिसमें होते हैं। अनकेश फल की बात हो रही है, तो अनकेश फल क्या होता है? यहाँ पे इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अंग्रेजी में बोलते हैं पार्थन कार्पिक फ्रूट। तो इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, इंग्लिश में बहुत सारे यहाँ बच्चे बोलते हैं कि आप इंग्लिश में नहीं कराते। पार्थन कार्पिक यहाँ पे फ्रूट होता है इंग्लिश में। तो
तो ये होता अनिकेश फल। ये फल वह होता है जिसमें होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें होते हैं आपके बिना परागण और बिना निषेचन के फल, उसे क्या बोलते हैं, अनिकेश फल बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में केला आ जाता है और अंगूर आ जाता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, आवृत्त बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्रायः होता है। तो आवृत्त बीजी जो पादप होते हैं, एंडोस्पर्म की बात हो रही है, भ्रूण कोष की बात हो रही है, वो प्रायः 2n होता है। 2n को हम क्या बोलते हैं, द्विगुणित भी बोलते हैं। तो आवृत्त बीजी पादपों में जो भ्रूण कोष होता है वो प्रायः द्विगुणित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित। नेक्स्ट बात करें, सुपारी का खाने योग्य भाग होता है। सुपारी का खाने योग्य भाग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सुपारी का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। क्या होता है, भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। खाने योग्य भाग होता है किसका, सुपारी का। नेक्स्ट, कौन सा फल नट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका काजू होता है जिसको हम चैस्यू बोलते हैं, ये आपका नट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, काजू। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, नारियल में खाने योग्य भाग क्या होता है। तो नारियल में भी खाने योग्य भाग जो होता है एंडोस्पर्म होता है, या नहीं कि भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवृत्त बीजी पौधों के बीज में होता है। तो आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उनके बीज में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, डोरमेंट एम्ब्रॉय होता है, यानी कि सुप्त एम्ब्रियो होता है। सुप्त एम्ब्रियो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं उसमें सुप्त एम्ब्रियो होता है। नेक्स्ट बात करें, मक्का का दाना है। तो मक्का का दाना की बात करें तो एक प्रकार का वास्तविक फल होता है। कैसा फल है, वास्तविक फल होता है। तो वास्तविक फल क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो जिस फल का विकास ओवरी जो होता है, ओवरी में होता है, ओवरी से होता है, वो आपका वास्तविक फल होता है। इस वास्तविक फल को हम सत्य फल भी बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा, सत्य फल, वास्तविक फल एक ही होता है। जिस फल का विकास ओवरी से होता है उसे हम सत्य फल बोलते हैं, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, केला हो गया। और जिस फल का विकास ओवरी को छोड़कर फूल के अन्य भाग में होता है उसे अवास्तविक फल होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो मक्का का दाना एक प्रकार का वास्तविक फल है या एक प्रकार का सत्य फल है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक सच्चा फल या सत्य फल होता है। तो अभी हमने बात किया क्या होता है, जिनका विकास क्या होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, जो निषेचित एवं विकसित अंडाशय में होते हैं वे एक प्रकार के सच्चे फल होते हैं या विकसित फल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग, कटहल को क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट बोलते हैं। तो कटहल का जो खाने योग्य भाग होता है वह सपत्रक होता है और परिंदल पुंज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से क्या एक तिलहन है। निम्नलिखित में से क्या एक तिलहन, तो राई इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राई एक प्रकार का तिलहन होता है। नेक्स्ट बात करें, तिलहन की फसलें होती है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फसलों का हेरफेर किस लिए आवश्यक है। फसलों का हेरफेर मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। किस लिए, मृदा की उर्वरता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13, क्रॉप रोटेशन का क्या लाभ है। क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ है। तो क्रॉप रोटेशन से भूमि की उर्वरता जो होती है, भूमि की फर्टिलिटी जो रेट होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि से में जो उर्वरता होती है उसमें वृद्धि होती है, किससे, क्रॉप रोटेशन से। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 6 से 10 सप्ताह में जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं वे अल्पकालिक क्या होते हैं, एक वर्षीय पौधे होते हैं। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है। तो शकरकंद की बात करें उसमें किसका रूपांतरण होता है, जड़ का रूपांतरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है। जब एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु भोजन नहीं लेता तो वह अधिपादप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आरोहण मूल पाई जाती है। आरोहण मूल यानी कि क्लाइंबिंग रूट जो बोलते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं, क्लाइंबिंग रूट आरोहण मूल पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आरोहण मूल पान में पाई जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पे चढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर चढ़े, इनके ऊपर चढ़ गया, तो ये आपका पान के पौधों में पाई जाते हैं क्लाइंबिंग रूट या आरोहण मूल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है। निम्नलिखित में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है ये बताना है।
तो ये आपका होता है मटर का फल। जो मटर का बीज होता है वो अभ्रूणपोषी पौधा होता है, ऑप्शन नंबर बीज होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बीजों के अंकुरण जब वे फल के अंदर होते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब बीज फल के अंदर अंकुरित होता है तब वो क्या कहलाते हैं? विविपोरी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी विविपोरी। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो नारियल इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो पादप के जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वो मोनोकॉर्पिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोकॉर्पिक। ध्यान रखिएगा, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं वो मोनोकॉर्पिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पत्तियों में नहीं होते हैं। तो पत्तियों में नहीं होते हैं तो लेंटिसेल यहाँ पे ध्यान नहीं होते हैं, लेंटिसेल ऑप्शन नंबर बी। देखो फ्लोएम तो होता है, रंध्र भी होता है, द्वारिकोशिकाएं भी होते हैं, तो क्या नहीं होती? लेंटिसेल पत्तियों में नहीं पाया जाता। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, रबड़ क्षीर वाहिका किस में मिलती है? रबड़ क्षीर वाहिका किस में मिलती है? तो कॉर्टेक्स में मिलती है। किस में मिलती है? कॉर्टेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रबड़ क्षीर वाहिका होती है वो कॉर्टेक्स में मिलती है। नेक्स्ट, जड़ के पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान है। जड़ के पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान है, तो ध्यान रखिएगा, जड़ के पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान होता है परिरंभ, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है, भोजपत्र किससे मिलता है? भोजपत्र आपने सुना होगा, शादी ब्याह में काम मिलता है, तो भोजपत्र कहाँ से मिलता है? तो भोजपत्र ध्यान रखिएगा बेटुला की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे? बेटुला की छाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 है, लंबे रेशे कहलाते हैं। लंबे रेशे कहलाते हैं, तो लंबे रेशों को हम लिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लंबे रेशे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, साबूदाना। देखो ये मैंने कई बार बताया, साबूदाना की बात जब भी की, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस के मंड से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। साबूदाना को अभी बात करें इंडिया में तो इसको व्रतों में भी खाया जाता है, महिलाएं खाती है। तो साबूदाना जब भी आपसे पूछा जाए किससे पाया जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा साइकस से पाया जाता है साबूदाना। ठीक, आगे चले। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? ये बताइए आप लोग। कुनैन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। तो कुनैन की बात करें, सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है। किससे? सिनकोना वृक्ष के छाल से। और बात करें, यह उसका उपयोग किया जाता है किसमें? मलेरिया की दवा बनाने में। मलेरिया की दवा बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? कुनैन का। और कुनैन प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधे होते हैं। अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो पौधे होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइमोसोएडी। माइमोसोएडी। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 है, रबर एकत्रित की जाती है। तो रबर किससे एकत्रित की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, रबर जो एकत्रित की जाती है विहिया ब्रांजिलेंसिस के तने के टैपिंग करके। ठीक, विहिया ब्रांजिलेंसिस के तने की टैपिंग करके आपकी रबर जो होती है वो एकत्रित की जाती है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है ये बताना आपको। तो ध्यान रखिएगा, साइकस। साइकस के बारे में अभी बात किया, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। तो साइकस को हम जीवित जीवाश्म या फिर क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग फॉसाइल। लिविंग फॉसाइल। ठीक है, क्या? साइकस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइकस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जब भी बात करें लिटमस से तो किससे प्राप्त किए जाते हैं? सैक से, जिसे हम लिंचेस बोलते हैं। सैक से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सैक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, लाइकेन उदाहरण होते हैं। तो लाइकेन ध्यान रखिएगा, लाइकेन की जब भी बात की जाए तो लाइकेन आपका शैवाल होता है, कवक, उनके बीच सहजीविता के संबंध के कारण होते हैं। तो क्या हो जाएगा? उदाहरण होते हैं सहजीविता के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषक के सूचक के रूप में भी लाइकेन को जानते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है, केसर प्राप्त होती है। तो केसर को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से यहाँ पे केसर प्राप्त किया जाता है। केसर किससे प्राप्त होती है?
क्रोकस जो पादप होता है, क्रोकस जो पौधा होता है उसके वर्तिकाग्र और वर्तिका से, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टाइल और आपका स्टिग्मा से केसर, या केसर को इंग्लिश में बोलते हैं सैफरॉन, प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि या कुनैन प्राप्त की जाती है? तो किससे प्राप्त की जाती है? अभी हमने डिस्कस किया, छाल से प्राप्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 35 है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो हम बात करें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये भी आपका देहरादून में स्थित है। अगर जो हम बात करें ओएनजीसी की बात करें, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये कहाँ स्थित है? ये भी आपका देहरादून में ही स्थित है। ठीक, कोलकाता की बात हुई है तो कलकत्ता में ध्यान रखिएगा, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस विषयक मानचित्रण संस्थान आपका कोलकाता में स्थित है। शिमला की बात करें तो ये आपको पता होगा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका शिमला में स्थित है। ठीक, इतना ध्यान रखोगे। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 36 है, अवांछनीय पौधे को कहते हैं? तो अवांछनीय जो पौधे होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता, उन्हें हम खरपतवार बोलते हैं या वीड्स बोलते हैं। क्या? वीड्स या खरपतवार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 37 है, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित है? तो संसार की अधिकतम जो खाद्य फसलें होते हैं, जो फूड क्रॉप्स की बात हो रही है, वो जैमिनी कुल से संबंधित है या ग्रामिनी, ऑप्शन नंबर ए ग्रामिनी कुल से संबंधित है। तो ग्रामिनी कुल की बात हुई, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें हमने बोला, तो इसमें आपका गेहूं हो गया, ये ग्रामिनी कुल का पौधा है। मक्का की बात करें, मक्का कुल का ये खाद्य पदार्थ है। धान हो गया, ये भी आपका ग्रामिनी कुल का है। और अगर जो हम बात करें, गन्ना भी आपका ग्रामिनी कुल का है। और बात करें ज्वार, ये भी आपका ग्रामिनी कुल का। देख रहे हो आप, बहुत सारे जो पदार्थ खाद्यान्न फसलें हैं, ज़्यादातर वो आपके ग्रामिनी कुल के अंतर्गत आ जाते हैं। ज्वार के अलावा जौ भी हो गया, जई भी हो गया, ये सारे आपके किस में आते हैं? ग्रामिनी कुल के अंतर्गत आते हैं। गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, जौ, जई। अब यहाँ पे सोलेनेसी की बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं फसलें? ठीक है, तो इसके अंतर्गत बात करें, आपका आलू हो गया, बैगन हो गया, तंबाकू भी सोलेनेसी के अंतर्गत आता है। ठीक, टमाटर भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, धतूरा भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैमिनी और सोलेनेसी। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसको बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है इंडियन एग्रीकल्चर, इसे बोलते हैं IARI। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से NP, देखो यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी होता है NPK। ठीक, NPK बहुत उपयोगी होता है ये पौधों के लिए। तो NPK होता क्या है? NPK होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फी से फॉस्फोरस, के से पोटेशियम। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले भी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 40 है, आलू किस कुल का है? तो अभी हमने डिस्कस किया, आलू जो ज़्यादातर संसार के पौधे होते हैं जो ग्रामिनी कुल के अंतर्गत आते हैं। गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, ये सारे ग्रामिनी कुल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आलू, बैगन, तंबाकू, टमाटर, धतूरा, ये सारे सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो सोलेनेसी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में HIV HIV है ना, HIV नहीं है, सॉरी, क्या भाई, ये गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। HIV, ठीक है, इसको हम बोलते हैं HIV। HIV तो वो रोग, वो तो बायोलॉजी का टॉपिक है, रोग में हमने पढ़ा था। HIV ये सीड्स की बात हो रही है, HIV सीड्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में HIV सीड्स
की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में HYV सीड्स की किस्म या फिर कह सकते हैं उन्नत बीज की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो MS स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा। भारत में बात करें आज़ादी के बाद इतनी जनसंख्या थी, छोड़ो कहानी बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा MS स्वामीनाथन द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। और यहाँ पे बात करें वर्गीज कुरियन की, तो वर्गीज कुरियन ध्यान रखिएगा श्वेत क्रांति का जनक इनको माना जाता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, तो लेग्यूमिनस जो पौधे होते हैं उनके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, और जो नाइट्रोजन की फिक्सिंग करता है, तो इसमें हो जाएगा लेग्यूमिनस पौधा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 है, हाइड्रोफाइट कहते हैं हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट ध्यान रखिएगा बिना मिट्टी का पौधा जिसमें जल का यूज करके ये किया जाता है। ठीक है, तो वैसे पौधे जो आंशिक रूप से अपूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं उसे भी हाइड्रोफाइट कह सकते हैं, या बिना मिट्टी के पौधों को उगाना भी, ये भी हाइड्रोफाइट के अंतर्गत आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। ये आपको बताना है, एपीफाइट की बात करें, वे पौधे होते हैं जो दूसरों पौधों पर आश्रित होते हैं। किसके लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए। यांत्रिक अवलंबन के लिए वो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें एपीफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट, अदरक की बात हो रही, अदरक होता है रूपांतरित। तो अदरक की बात करें, तने का रूपांतरित रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अदरक आपका तने का रूपांतरित रूप होता है। नेक्स्ट बात करें, प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो प्याज की बात करें ये रूपांतरित तना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा रूपांतरित तना। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो, रूपांतरित तने की बात की, इसे हम बल्ब भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपांतरित तना भी आप ध्यान रखिएगा, प्याज रूपांतरित तना, और इसे ही हम बल्ब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं, तो समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को बोलते हैं न्यू ऑस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन होता है, तो सबको पता होगा तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन होता है निकोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, बीज की बुआई के समय क्या होता है, निम्नलिखित उर्वरक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो बीज की बुआई के समय सामान्यतः नाइट्रेट उर्वरक का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा होता है, तो मांसभक्षी पौधे की बात हो रही है, तो ब्लाटर वट जो होता है, मांसभक्षी पौधे वे होते हैं, देखो पौधा होता है, अभी हमने बोला NPK की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब NPK में वे पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन नहीं मिल पाता, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वे क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं, कीटों को अपने अंदर कैद कर लेते हैं और उनके गला कर उनसे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो वो वे होते हैं मांसभक्षी पौधे। तो ये हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में मांसभक्षी पौधा है, तो ब्लाटर वर्ट जो होगा इसमें, ये आपका मांसभक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर बी। आपका एक और एग्जांपल होता है पिचर प्लांट, जो बार बार पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका लौंग, जो सामान्य रूप से मसालों के रूप में काम आती है, वो होती है, तो लौंग की बात करें क्या होती है, पुष्पकलिका होती है। क्या होता है, फ्लोरल बड्स, पुष्पकलिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, पौधे के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है, तो पौधे के किस भाग से पाया जाता है, तने से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 53 है, केले के पौधे की जड़ है, केले की पौधे की जड़ की बात करें यहाँ पे क्या है ये बताना, तो श्वसन मूल है, रेस्पिरेटरी रूट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केले के पौधे की जड़। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 54 है, पाइनस है, तो पाइनस की बात करें, पाइनस एक प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वृक्ष का उदाहरण है। किस कैटेगरी का है, यह जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा होता है।
आगे चले, क्वेश्चन नंबर 55 है, सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे भरे रहते, इसका क्या कारण होता है? तो सदाबहार पौधों की बात करें, ये वर्ष भर भरे रहते क्योंकि यह एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां इनसे गिरती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये सदाबहार मतलब वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, मतलब एक साथ सारी पत्तियां नहीं गिरती। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 है, ब्रायोफाइट्स इनमें से कौन है? तो ब्रायोफाइट की बात करें, उभयचर होते हैं ब्रायोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 है, नारियल कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? तो कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी की बात करें तो बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भूड़ होता है यहाँ पे कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल का पानी। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट है, आलू किसका संशोधित रूप है? ठीक है, आलू किसका देखो यहाँ पे आलू को क्या बोलते हैं? रूपांतरित तने का ही रूप है। ठीक है, आलू तना का रूपांतरित रूप है, ध्यान रखिएगा, आलू तना का रूपांतरित रूप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी डी, तना। ठीक, और इसके अलावा अदरक हो गया, हल्दी हो गया, अरबी हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सारे भी आपके तने के रूपांतरित रूप है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति कहोगे झींगा मछली से संबंधित है, झींगा मछली है नहीं, दवा से भी संबंधित है। ठीक है, तो झींगा मछली से गुलाबी क्रांति संबंधित है, दवा से मेडिसिन से भी संबंधित है, और किससे? और प्याज। ठीक है, प्याज उत्पादन से भी आपका गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्याज। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पैरासीटामोल ज्वरनाशी है, हाँ सही है, ज्वरनाशी है। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे जो एस्पिरिन की बात हो रही है, ये दर्द निवारक है, एस्पिरिन दर्द निवारक है, यहाँ पे पूर्तिरोधी दिया, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 61, लिटमस अम्ल क्षार सूचक कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस के बारे में आपने सुना होगा बार बार, लिटमस का पेपर अम्ल क्षार इससे पता किया जाता है ये अम्लीय है या क्षारी है, ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और लाइकेन से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और यह लिटमस जो होता है ये अम्ल क्षार सूचक होता है। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शकरकंद। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 है नहीं, 62 के बाद सॉरी ये 63 है, 36 लिख दिया गया है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, इसको आपको बताना है। तो गेहूं में ध्यान रखिएगा ग्लूटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटीन। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 है, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का, देखो यहाँ पे आपने सुना होगा जो फल होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, उसके ऊपर मोम का लेप चढ़ा दिया था। जैसे हम सेब मार्केट से खरीदते, कभी कभी ऊपर देखते उस पर मोम की परत लगी। इसीलिए जब भी आप सेब को खाइए, फलों को खाइए, तो धो के खाइए, अच्छे से देख लीजिए कहीं मोम की परत तो नहीं लगी है। तो क्या करते हैं, भंडारण काल बढ़ाने के लिए फल तथा सब्जियों में मोम की घोल का उपयोग किया जाता है, जिससे वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भंडारण काल बढ़ाने के लिए, और ये बहुत नुकसानदायक है आपके लिए जो मोम आप खाओगे। नेक्स्ट बात करें, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान शोध संस्थान की बात करें तो ये आपका कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है। अब टिड्डियों की बात करें, ये तो आपको पता होगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान में घुसती हैं। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो जुगनू की बात करें, ये आपका वायु संदीप्ति परिघटना की वजह से यहाँ पे क्या देता है? शीत प्रकाश देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, मृत्तिका शिल्प, मृदांड और कांच उद्योग के श्रमिकों में, जो भी कांच उद्योग के श्रमिक होते हैं जो काम करते हैं व्यावसायिक स्वास्थ्य संगठनों में, उनमें से देखो, उनमें देखो यहाँ पे जैसे आप कांच का कोई उद्योग, आप उसमें काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको आप में क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, सिलिकोसिस हो जाता है, सिलिकोसिस की बात करें, यह लंग्स या फेफड़ों की बीमारी होती है, इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर बात करें 69, प्याज काटने पे आपको पता आंखों से आंसू आते हैं, तो प्याज में किसकी विद्यमानता के कारण आंखों से आंसू आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्याज की कोशिकाएं होती हैं उसमें सल्फर की उपस्थिति के कारण आंखों से आंसू आने लगते हैं। ठीक, आगे बात करें प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज किसका? तने का परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो इसके बारे में हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था, राइजोबियम। राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 72 है, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य है। देखो, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य है मतलब कम अपशिष्ट पदार्थ का ठीक है, मतलब जो भी हम उत्पादन करें उसमें अपशिष्ट पदार्थ जो निकले वो कम निकले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपशिष्ट न्यूनतीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अपशिष्ट न्यूनतमीकरण या न्यूनीकरण कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्पंज क्या है? तो स्पंज की बात करें, एक जंतु होता है जो पेरिफेरा समूह के अंतर्गत आता है। तो स्पंज एक प्रकार का जंतु होता है, किसके समूह के अंतर्गत आता है? पेरिफेरा। ठीक, पेरिफेरा समूह के अंतर्गत आता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 74 है, अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो अवस्तंभ मूल की बात करें, ये किस में पाए जाते हैं? मक्का में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मक्का। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, छत्रक या मशरूम होता है। तो छत्रक या मशरूम की, देखो मशरूम को छत्रक भी बोलते हैं, तो एक प्रकार के कवक का उदाहरण है जिसको हम फंगस बोलते हैं। तो मशरूम कवक या फंगस का उदाहरण। मशरूम की बात करें, जो खाने वाला कवक होता है उसमें 48% लगभग क्या होता है? प्रोटीन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात करें, कपास का प्रमुख घटक होता है। कपास का प्रमुख घटक की बात करें तो सेलुलोज कपास का प्रमुख घटक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट बात करें, तंबाकू में निहित है। तंबाकू की बात करें, तंबाकू में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो निकोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसे कुछ गतिविधियाँ इसमें से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, बाड़ा बनाना, एकत्रित करना, उनकी कटाई करना। अब देखो यहाँ पे पढ़ोगे कुक्कुट पालन, कपास, ये भेड़ पालन। देखो भेड़ पालोगे तभी तो आप बाड़ा बनाओगे, उसमें भेड़ों को रखोगे, भेड़ों का जो ऊन होता है, ऊन मतलब जो बाल होते हैं उनको काटोगे, उससे ऊन बनाओगे, तो इसका कुछ संबंध मिल रहा है। तो भेड़ पालन से ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, नीला हरित शैवाल, नीला हरा शैवाल की बात हो रही है, किस समूह से संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा, साइनोबैक्टीरिया या नील जीवाणु, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू गिन एल्गी या नील हरित शैवाल की बात हो रही है, ये किस समूह में सम्मिलित है? तो ये साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 80 है, स्फिग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जिसमें क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर सबको पता होगा, ये रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 81 है, प्याज का खाद्य अंश होता है। तो प्याज का खाने वाला भाग होता है स्टेम या तना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, कुकुरमुत्ता एक है। तो कुकुरमुत्ता एक प्रकार का फंफूद होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? कुकुरमुत्ता एक प्रकार का फंफूद होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में हमने देखा बनने वाली जड़ होती है क्लाइंबिंग रूट होती है या आरोही जड़ होती है, ऑप्शन नंबर सी। इसी वीडियो में हमने देखा था क्लाइंबिंग रूट पान वाला, ठीक है, आरोही जड़ होती है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ठीक है, निम्न में कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो चावल तथा मूंगफली, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल तथा मूंगफली। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 85, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या बोलते हैं? ये तो सबको आता होगा, हमने कई बार डिस्कस किया इसके बारे में। इसको हम बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं, उसी में से आपके जल की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 86 है, वनस्पतिक जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन होते हैं? तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे क्या होते हैं? फंजाई होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स रेगिस्तान में भी उग जाते हैं, मरुस्थल में भी उग जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, पत्ता गोभी का खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी जो खाद्य पदार्थ होता है उसका संग्रह पत्तियों में करता है। कहाँ करता है? पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 89 है, बबूल वृक्ष को क्या कहा जाता है? बबूल वृक्ष की बात करें, इसको क्या कहा जाता है? तो बबूल का जो जैविक नाम होता है,
एल्बिजिया लेबेक, एल्बिजिया लेबेक होता है, ठीक है, एल्बिजिया लेबेक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, 90 की बात करें, उप त्वचा किसमें नहीं होती? तो उप त्वचा की बात करें किसमें नहीं होती? ये पत्तियों में नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अगर अगर किसमें तैयार हो? देखो अगर अगर की बात करें, सबसे पहले इसकी उपयोगिता के बारे में जान लेते हैं। तो अगर अगर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में होता है। किसमें? आइसक्रीम बनाने में हम अगर अगर का उपयोग करते हैं। ठीक, अब अगर अगर की बात करें, जहाँ पे भी थोड़ी बहुत नमी होती है वहाँ शैवाल उत्पन्न होता है। ठीक है, वो ही आपका क्या होता है? अगर अगर उसी से तैयार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट बात करें, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करने के सक्षम है? तो इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। खनिज, लवण और पानी की बात हो रही है, तो ये आपका जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, टमाटर। टमाटर क्या है? तो टमाटर एक प्रकार का फल होता है, ऑप्शन नंबर बी। टमाटर जो होता है फल के अंतर्गत आता है। टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, टमाटर के खाने योग्य भाग होता है आपका मध्य फल भित्ति खाया जाता है। मध्य फल भित्ति टमाटर का खाने योग्य भाग होता है, और बीज अंडासन भी खाया जाता है। बीज भी खाया जाता है, इसलिए बीज अंडासन भी खाया जाता है, और मध्य फल भित्ति खाया जाता है। टमाटर में ध्यान रखिएगा लाइकोपिन भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, प्रकंद का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अदरक जो होता है ये प्रकंद का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अदरक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ये पादपों का, ठीक है, पौधों का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान की बात करें, इसको माइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? कुकुरमुत्ता, बैक्टीरिया का, वायरस का नहीं, तो कुकुरमुत्ता हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा माइकोलॉजी। ठीक है, तो एक प्रकार का कवक ही होता है कुकुरमुत्ता, इसलिए कुकुरमुत्ता का अध्ययन हो जाएगा यहाँ पे माइकोलॉजी के अंतर्गत। ये माइकोलॉजी देखिए, कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? वो माइकोलॉजी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात का वायरस का अध्ययन दिया, तो इसकी ये किसके अंतर्गत करता है? वायरोलॉजी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस का अर्थ क्या है? होमोसैपियंस की बात हो रही है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव, बुद्धिमान मानव। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम यही होता है, होमोसैपियंस। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आलू का वैज्ञानिक नाम ये आपका सोलेनम ट्यूबरोसम है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ पे बस इतने ही क्वेश्चन थे, 98 क्वेश्चन आज हमने किए। पौधे से रिलेटेड लगभग 98 प्रश्न थे। अभी देखो इसका एक पार्ट और मिलेगा, इसको मैं आपको कल ही प्रोवाइड करा दूंगा, और उसके बाद जो भी आपके फिजिक्स है उसको मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पूरा फिजिक्स मैं कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, उसके लिए घबराइएगा नहीं, कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी करा दूँ, बस पीपीटी जितना जल्दी बन जाता है। और बाकी आप लोग PDF से पढ़ते रहिए। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।